ब्रॉगली मैटर वेव। डी ब्रॉगली मैटर वेव को जानने से पहले हम लाइट के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। लाइट की बहुत स्टडी की गई, कई शताब्दियों तक स्टडी की गई। फिर 19वीं शताब्दी में लाइट के अंदर दो प्रॉपर्टी को देखा गया और उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया। ये दोनों प्रॉपर्टी कौन सी थी? एक तो यह पाया गया कि लाइट के अंदर डिफ्रैक्शन होता है और एक उसमें इंटरफेरेंस पाया गया। और इन दोनों प्रॉपर्टी के आधार पर फिर लाइट के बारे में ये कॉन्सेप्ट आया कि जो लाइट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बनी होती है, विद्युत चुंबकीय किरणों की बनी हुई होती है। ठीक है, ये बात कही गई 19वीं शताब्दी में। फिर आई 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी में कुछ और प्रयोग किए गए और उन प्रयोग में पाया गया कि जो लाइट्स होती है इनमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है और साथ ही साथ में इनमें कॉम्पटन इफेक्ट भी होता है। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट जो होता है, इसके कारण ये बताया गया कि जो लाइट होती है वो कणों से निर्मित होती है, यानी कि पार्टिकल से निर्मित होती है, पार्टिकल से बनी हुई होती है। और इन पार्टिकल्स को फोटोन या क्वांटा कहा जाता है। तो इस प्रकार से कुछ साइंटिस्ट जो थे उन्होंने लाइट को कण के रूप में बताया और कुछ ने लाइट को वेव के रूप में बताया। यहाँ देखिए डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि जो लाइट है वो वेव के रूप में भी कार्य कर रही है। ये देखिए यहाँ पर वेव बिहेवियर भी शो कर रही है और लाइट जो है वो पार्टिकल बिहेवियर भी शो कर रही है। तो ये लाइट के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी थी, आपको क्लियर हो गई होगी। 1924 में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक आए जिनका नाम था लुई डी ब्रॉगली। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी कारण नहीं कि हम ये मान ले कि कोई भी रेडिएशन, ठीक है, यानी कि उसमें एक ही तरह का नेचर होता है कि वो विकिरण या तो कणीय हो या तरंगीय हो। तो इसके लिए कोई भी ऐसा कारण नहीं है। उन्होंने कहा कि वास्तविक में होता क्या है कि कोई भी विकिरण जो होती है उनमें दोनों तरह के गुण होते हैं, एक साथ एक ही समय में ये दोनों गुण उपस्थित होते हैं। कौन से गुण? कणीय और तरंगीय। यानी कि विकिरण में एक ही समय में एक साथ पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है, यानी कि ये दोनों नेचर को शो करती है। तो ऐसी जो नेचर होती है उसे उन्होंने ड्यूअल नेचर कहा। तो जब कोई भी विकिरण एक ही समय में एक साथ पार्टिकल और वेव नेचर दोनों नेचर को शो करती है तो उस नेचर को हम ड्यूअल नेचर कहते हैं। और इन विकिरण की जो नेचर होती है वो एकल के स्थान पर कौन सी होती है? दोहरी होती है, यानी सिंगल नहीं होती, इनकी नेचर ड्यूअल होती है। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने एक कॉन्सेप्ट ये दिया कि ये जो है वेव और कण ड्यूअल नेचर जो है वो केवल फोटोन तक ही सीमित नहीं होती है। मतलब इसकी लिमिटेशन केवल ये नहीं कि केवल फोटोन के ऊपर ही लागू हो रही है ये बात। उन्होंने कहा कि यही चीज जो है वो पदार्थ की विकिरणों पे लागू होती है। कहने का ये मतलब है कि अन्य पदार्थ भी विकिरणों की भांति ही होते हैं। ठीक है, जैसे विकिरण जो होती है वो, विकिरण का मतलब रेडिएशन, वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करती है। इसी तरह से जो पदार्थ होते हैं, जो मैटर होते हैं, वो भी वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करते हैं। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसे हल्के जो पार्टिकल्स हैं उनके लिए तो ये ड्यूअल नेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो द्रव पदार्थ जो होते हैं, जो मैटर पार्टिकल्स होते हैं, उनके साथ में एक वेव जुड़ी होती है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया? सर्वप्रथम डी ब्रॉगली द्वारा दिया गया था। और इसीलिए इन मैटर पार्टिकल के साथ में जुड़ी हुई वेव को डी ब्रॉगली वेव या मैटर वेव कहते हैं। और डी ब्रॉगली वेव का सत्यापन भी किया जा चुका है और ये वास्तव में डी ब्रॉगली वेव्स होती है, इस बात की पुष्टि भी की जा चुकी है। तो कुल मिलाकर के ये है कि डी ब्रॉगली नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा कि जैसे रेडिएशन में ड्यूअल नेचर होती है उसी तरह से मैटर पार्टिकल्स में भी ड्यूअल नेचर होती है। तो ये बात आपको क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। जब इलेक्ट्रॉन की पहली बार खोज हुई तो उसको जानने और समझने के लिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, है ना।
अब इन एक्सपेरिमेंट में से एक एक्सपेरिमेंट बोर द्वारा किया गया और बोर ने ये सिद्ध कर दिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पार्टिकल के रूप में होते हैं। ये बात किसने सिद्ध करी? बोर ने। उसके बाद में जो डी ब्रॉगली थे उन्होंने ये अपना प्रस्ताव रखा, अपना कॉन्सेप्ट रखा कि जिस प्रकार से लाइट जो है वो ड्वेल नेचर को शो करती है, उसी प्रकार से कोई भी गतिमान सूक्ष्म कण, ठीक है, कोई भी गतिमान यानी कि मोशन करता हुआ कोई भी पार्टिकल, द्रव कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु, आयन, अणु, कोई भी हो सकता है, ये भी ड्वेल नेचर को शो करते हैं। यानी कि इनमें भी पार्टिकल और वेव दोनों तरह का नेचर होता है। किनमें? जो बहुत ही लाइट पार्टिकल होते हैं, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनमें, जैसे इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है, प्रोटॉन भी बहुत छोटा है, इसी तरह से एटम है, ठीक है, आयन है, या आपका मॉलिक्यूल है, ये भी बहुत छोटा है। तो जो छोटे छोटे कण होते हैं वो क्या करते हैं, जब गति करते हैं तो उनके साथ में भी एक वेव होती है। तो कण तो वो है ही, लेकिन उसमें एक वेव भी संबंधित है उससे, मतलब उससे रिलेटेड एक वेव भी है उनके पास में। तो इसका मतलब वो कण और वेव दोनों की तरह बिहेव करते हैं। डी ब्रॉगली ने मैटर पार्टिकल के लिए एक इक्वेशन दी। डी ब्रॉगली के अनुसार सभी गतिमान द्रव कण यानी कि जितने भी मैटर पार्टिकल हैं जो मोशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि उनमें वेव नेचर होती है। ठीक है, मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। अब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उस मैटर के अंदर, तो वो सभी पार्टिकल क्या करते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। तो मूवमेंट करते हैं और साथ ही साथ में उनमें क्या होती है, एक वेव होती है। तो इसका मतलब जो मैटर पार्टिकल हैं वो क्या होंगे, वो पार्टिकल तो हैं ही सही, और वेव की नेचर को भी वो प्रदर्शित कर रहे हैं। तो डी ब्रॉगली ने एक समीकरण दिया जिसमें m संहिता यानी कि m मास वाला कोई कण है, ठीक है, उसकी वेवलेंथ को उन्होंने कैलकुलेट किया और उन्होंने अपना जो इक्वेशन दिया वो क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी। यहाँ पर v क्या है, v वेलोसिटी है, ठीक है, कोई पार्टिकल है, ओके, वो पार्टिकल जो है वो मोशन कर रहा है, ठीक है। सपोज यहाँ एक पार्टिकल है, ये आपका पार्टिकल जो है वो गतिमान है, गति तो करते ही है, और इसके साथ साथ में एक वेव चल रही है, ठीक है। तो इस पार्टिकल की जो वेव मोशन और पार्टिकल मोशन दोनों ही हो रहा है इसका, ठीक है, क्योंकि दोनों नेचर को ये शो कर रहे हैं। तो इस पार्टिकल का जो गति है या जो वेलोसिटी है उसको v कहा गया, ठीक है, और इस पार्टिकल का जो द्रव्यमान है या मास है उसको m कहा गया। तो ये एक इक्वेशन दी, इस आधार पे उन्होंने लैम्डा या वेवलेंथ का परिकलन किया, कैलकुलेशन की। अब ये जो इक्वेशन दी है उन्होंने वो कैसे दी, डी ब्रॉगली ने क्या करा, एक तो प्लांक की इक्वेशन ली, E इज इक्वल टू एच म्यू, ये आप सबको पता है, और आइंस्टाइन की इक्वेशन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इन दोनों को मिला करके उन्होंने अपनी एक इक्वेशन बनाई। तो E इज इक्वल टू एच म्यू और E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, एच म्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी, ठीक है। यहाँ म्यू की वैल्यू क्या है, यहाँ म्यू इज इक्वल टू कितना है, म्यू इज इक्वल टू है C अपॉन लैम्डा, इसलिए हमने म्यू की जगह क्या रखा है, C अपॉन लैम्डा। तो यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन है म्यू इज इक्वल टू सी एच अपॉन एम सी, तो यहाँ पर जो ये C है ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी प्रकाश का वेग है, ठीक है, और m क्या है, फोटोन का मास है, क्योंकि ये जो समीकरण है वो किसके लिए है, ये है फोटोन के लिए, ओके। तो डी ब्रॉगली ने फिर सुझाव दिया कि m जो है वो मैटर पार्टिकल का मास मान लें
और सी वेग की जगह हम क्या करें, मैटर पार्टिकल की वेलोसिटी रख दे। सी तो क्या है, लाइट की वेलोसिटी है, और मैटर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या बताई थी मैंने, वी। तो सी की जगह क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये देखिए वी रख दिया, तो हमारे पास जो समीकरण आएगी वो होगी लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो ये जो समीकरण है ये कहलाएगी डी ब्रॉगली समीकरण, डी ब्रॉगली इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर एम वी क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी इक्वल टू पी, यानी कि मोमेंटम होता है। तो हम एम वी की जगह क्या रख सकते हैं, पी रख सकते हैं। तो हमारे पास में ये आ गया लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ठीक है, एच क्या है, प्लांक स्थिरांक है यहाँ पे एच, और पी क्या है यहाँ पे मोमेंटम संवेग है। अब यहाँ पर लैम्डा जो है वो क्या है, वेवलेंथ है। ठीक है, किसकी, मैटर पार्टिकल की। तो लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो प्लांक स्थिरांक है वो क्या है, वो कांस्टेंट होता है, तो 1 अपॉन पी लिख सकते हैं। तो लैम्डा क्या होगा, पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ओके, तो किसी भी गतिमान कण की तरंग दैर्ध्य उसके संवेग की व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इस समीकरण से ये बात एकदम क्लियर हो गई है। देखिए डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या है, ये चीज तो आपको समझ में आ गई और आप इसको फाइंड आउट भी कर लेंगे। अब जो डी ब्रॉगली ने जो इक्वेशन दी थी वो संसार के सभी पदार्थों के लिए दी थी, लेकिन वास्तव में हुआ क्या कि ये अति सूक्ष्म कण यानी बहुत ही स्मॉल पार्टिकल जो हैं उन तक ही सीमित रह गई, यानी कि ये केवल स्मॉल पार्टिकल के ऊपर ही लागू हो सकी। क्यों, क्योंकि हम जो अपने दिनचर्या में जितने भी पार्टिकल्स देखते हैं जो गतिमान होते हैं उनके साथ में एक वेवलेंथ जुड़ी हुई होती है, परंतु ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनका मास सहती मतलब कि मास इतना ज्यादा होता है कि जो वेवलेंथ है उसका मान बिल्कुल नगण्य यानी कि नेग्लिजिबल होता है, तो जिससे वे तरंग के स्थान पर सीधी रेखा में चलते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, इसका मैं एक एग्जांपल दूं। एक आपके पास में बॉल है, बॉल को अगर हम फेंकते हैं तो वो कैसी दिखती है, हमें बिल्कुल सीधी जाती हुई दिखती है, जबकि उसके साथ में क्या है, एक वेव भी चल रही है। लेकिन बॉल का जो वेट है, बॉल का जो मास है वो इतना ज्यादा है कि उसकी अगर हम वेवलेंथ, उसके वेव की अगर वेवलेंथ को कैलकुलेट करें तो वो बिल्कुल नेग्लिजिबल आएगी। तो वेट ज्यादा होने के कारण हम वेवलेंथ को फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए जो बड़े पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर डी ब्रॉगली इक्वेशन अप्लाई नहीं हो पाई। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए लिखा भी है, दूसरे शब्दों में सामान्य कणों जैसे पत्थर गेंद आदि के लिए इन तरंगों का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, उनके साथ वेव होती है लेकिन उस वेव का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि इनका मेजरमेंट संभव नहीं, मापन संभव नहीं। मापन क्यों संभव नहीं, क्योंकि उनकी वेवलेंथ इतनी कम होती है कि उस वेवलेंथ को हम मेजर नहीं कर सकते किसी भी इंस्ट्रूमेंट द्वारा। बल्कि जो हल्के पार्टिकल होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, फोटोन, मैंने अभी बताया था, प्रोटॉन है, एटम है, आयंस है, इनके साथ जो वेवलेंथ होती है ना, वो कैसी होती है, वो एक्स किरणों की तरह होती है। जैसे एक्स किरणों की वेवलेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, तो इनकी जो वेवलेंथ होती है इलेक्ट्रॉन की, फोटोन की, इनको भी हम मेजर कर सकते हैं। तो इसलिए डी ब्रॉगली इक्वेशन केवल इन छोटे छोटे पार्टिकल्स के ऊपर ही लागू कर पाए, बड़े पार्टिकल्स में इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और डी ब्रॉगली ने बोर के क्वांटम सिद्धांत की भी पुष्टि की थी। ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे कि किस तरह से डी ब्रॉगली ने बोर के क्वांटम सिद्धांत की पुष्टि करी थी। तो यहाँ तक आपको डी ब्रॉगली इक्वेशन क्लियर हो गई होगी। डी ब्रॉगली इक्वेशन को हम बड़े पार्टिकल के ऊपर क्यों अप्लाई नहीं कर सकते, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। केवल ये छोटे पार्टिकल के ऊपर ही क्यों अप्लाई होती है, ये बात भी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, लाइट की ड्यूअल नेचर क्यों होती है, ये भी क्लियर हो गया होगा। तो ये सारी चीजें आपको आज के लेक्चर में क्लियर हो गई होगी। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, और आप जितने भी जो ये लेक्चर्स हैं इनकी जो स्लाइड्स है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपके पास में मैटर इकट्ठा हो जाएगा। क्योंकि अभी शायद कोरोना काल में आप बुक्स नहीं खरीद पाए,
तो आप इनसे भी अपना काम चला सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के। थैंक यू।